Hi friends, good morning. This is Dharmesh over here, and today I am going to take up the lesson of history, chapter first of grade 9. Grade 9 students, first chapter of history, the French Revolution. Students, this lesson is very much important from the point of view 9th standard and even in the grade 10. Some part of this lesson in the first chapter of 10th standard is also there. So here we are going to, because why we want to learn this particular lesson. पहले तो ये बात है कि पढ़ना क्यों है, फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ना क्यों. बहुत सारे बच्चे को दिमाग में आता है ये सर क्या मतलब है फ्रेंच रेवोल्यूशन पर. Why? Because फ्रेंच रेवोल्यूशन इसलिए पढ़ना है कि फ्रेंच इज अ कंट्री, फ्रांस वाज अ कंट्री which has got its independent, which become रिपब्लिक. वो पहली कंट्री है जो रिपब्लिक बनी और वो भी रिवोल्यूशन से बनी. अमेरिका की 13 कॉलोनीज को फ्री करवाया, अमेरिका की 13 कॉलोनीज को आज़ाद करवाया, वो भी फ्रांस ने किया. तो ये सब चीज़ है हाउ फ्रांस ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, फ्रांस ने अपना संविधान बनाया, हाउ फ्रांस पीपल एकजुट होकर लड़े, एंड हाउ फ्रांस जो फेडरल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम था, उसके खिलाफ हुआ. दिस ऑल थिंग्स आर वेरी मच, ये बहुत ज़्यादा जरूरी होता है फॉर लर्निंग पार्ट. नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट थिंग इस लेसन में है कि फ्रांस जो हम बोल रहे हैं कि वन ऑफ द डेवलप्ड कंट्री आज की तारीख में है. मैं आपको बता दूं कि फ्रांस में राइट टू वोट टू वीमेंस, मतलब महिलाओं को मतदान देने का अधिकार 1946 में मिला. तो यही है कि देखो इतनी कंट्री जो 1789 के आसपास जो आज़ाद हो चुकी थी, रिपब्लिक बन चुकी थी, उस कंट्री में भी, उस कंट्री के बाद रेवोल्यूशन तब से स्टार्ट हो गया था, वो 1789 से वहाँ से रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया, पर फिर भी उस कंट्री को राइट टू वोट फॉर वुमेन्स गॉट इन 1946. तो ये क्या है, क्योंकि फ्रांस आज़ाद हो गया तो फिर वुमेन्स को राइट क्यों नहीं मिला. नेक्स्ट, वुमेन्स को राइट नहीं मिलना प्लस फ्रांस की सोसाइटी कैसे डिवाइड थी, बहुत जरूरी है. बिकॉज हमारी संविधान का कुछ पार्ट जो है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ पार्ट वी हैव टेकन फ्रॉम द फ्रांस कॉन्स्टिट्यूशन, एंड दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट. तो आज इस पर्टिकुलर लेसन में वी आर गोइंग टू स्टार्ट ओनली 2 टॉपिक आज हम पढ़ेंगे. फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन फ्रेंच रेवोल्यूशन में हाउ लुइस 16 आया, एंड नेक्स्ट सब्सटेंशन क्राइसिस का जो पार्ट है वही 2 ही पैराग्राफ वी आर गोइंग टू लर्न, बट दिस बोथ पैराग्राफ आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट. अब मैं स्टार्ट करता हूँ द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेसन, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन का सिस्टम स्टार्ट करने की, कि व्हाट एग्जैक्टली स्टोरी कैसे बनती है. 1774 बार्बन फैमिली का, बार्बन फैमिली में से ये फैमिली फ्रांस को रूल कर रही थी. इस फैमिली का वारिस लुइस 16 किंग बन गया, मोनार्च बन गया. लुइस 16 मोनार्च किंग बन गया. ही वॉज जस्ट 20 ईयर्स, 20 साल का था जब ये मोनार्च बना. उसने शादी कर ली ऑस्ट्रिया की प्रिंसेस, ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मारिया एंटोनिया. अब इसने उससे शादी की, ये राजा बन गया. ये हमें क्यों पढ़ना है, वाई, बिकॉज दिस पर्सनालिटी लुइस 16, अब ये 16 है, इसका मतलब है कि उसके पहले 15 राजा और बन चुके थे इसी फैमिली के. ये 16th है, इसका मतलब लुइस 1 भी था, लुइस 2 भी था, लुइस 3 भी था, लुइस 4 भी था. जब पुराने जमाने की बात करें, 1700 की बात करें, तो तब राजाओं के ऐसा था कि एक ही परिवार के राजा बनते थे, तो उसके जो सरनेम होती थी उसके पीछे नंबर्स लगा देते थे. फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग को मालूम है क्वीन एलिजाबेथ 1, क्वीन एलिजाबेथ 2. क्यों, इसका मतलब नहीं सेम नाम था, उनके सरनेम के पीछे उन्होंने नंबर लगा लिए कि मतलब एक ही फैमिली, एक ही डायनेस्टी, एक ही फैमिली रूल करते जा रही है. तो दिस वाज द स्टार्टिंग पॉइंट. 1774 में लुइस 16 ने थ्रोन को ले लिया. ही बिकेम द किंग ऑफ मोनार्च ऑफ फ्रांस. बट एट दैट पर्टिकुलर जंक्शन, जब वो मोनार्च बना, द ट्रेजरी ऑफ फ्रांस वॉज एम्प्टी. अब आ गया बात हमारी
सही पढ़ने वाली बात। ट्रेजरी एम्प्टी थी, मतलब उसका फ्रांस का खजाना एम्प्टी था, खत्म था, गॉन था। ही वॉज नथिंग इन द हैंड, पैसे के तौर पे उसके पास कुछ नहीं था। Why? अब ये क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन, why the treasury of France was emptied in 1774? या on accession of monarch Louis XVI found the treasury empty, explain। तो ये चीज है कि ट्रेजरी एम्प्टी क्यों थी। अब इसके रीजंस जो है, देयर आर फाइनेंशियल रीजंस, मतलब आई विल यूज इकोनॉमिकल रीजंस, और कुछ प्रॉब्लम्स बाकी जो आई थी वो। फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग इयर्स ऑफ वॉर। फ्रांस कंटिन्यूस वॉर कर रहा था, कंटिन्यूस वॉर के कारण उसकी ट्रेजरी एम्प्टी हो गई। इन बिटवीन उसने 13 अमेरिकन कॉलोनीज जो ब्रिटिश के अंडर में थे उसको इंडिपेंडेंट करवाया था, 13 को फ्रीडम दिलाई थी, इंडिपेंडेंट करवाना, 13 अमेरिकन कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट करवाना, तो इसका खर्चा। नेक्स्ट, पैलेस ऑफ वर्सिल्स, फ्रांस के अंदर वेरी ब्यूटीफुल पैलेस है, पैलेस ऑफ वर्सिल्स, उसका इमेंस पैलेस है, इमेंस मतलब बहुत ही ह्यूज पैलेस है, उसका कॉस्टिंग, अगर उसको सफाई भी करने लगे तो दिन का बहुत खर्चा लगता है, तो उसका कॉस्टिंग वॉज अगेन अ वेरी डे टू डे एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। नेक्स्ट, अमेरिकन कॉलोनीज को हेल्प किया, तो उसके लिए उसने लोन लिया $1 बिलियन लीवर। आपको एक वर्ड दिया गया टेक्स्ट बुक में, प्लीज पेन एंड पेंसिल एंड एवरीथिंग, टेक्स्ट बुक ओपन करके यू जस्ट गो ऑन थ्रू, वही लाइन है फर्स्ट लेसन का ही मैं बोल रहा हूँ। तो लीवरेज, दिस इज द करेंसी ऑफ फ्रांस यूज्ड ड्यूरिंग दैट टाइम। ये तभी 1 बिलियन कर्जा था फ्रांस के ऊपर, वो बढ़ बढ़ के 2 मिलियन हो गया। अब ये 2 मिलियन कर्जा बढ़ गया तो नेचुरली ये जो पैसा देते थे, लैंडर जो पैसा देने वाले थे, उन्होंने 10% इंटरेस्ट ज्यादा कर दिया। हम पैसा देंगे पर विल चार्ज मोर 10% इंटरेस्ट। पैसा चाहिए था, एक्सेप्ट तो करना ही था, उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया, पर इसके इफेक्ट्स क्या हुए, इसके मेन प्रॉब्लम्स क्या हुए। जैसे वो एक्सेप्ट कर लिया, चलो चल दिया, ओके फाइन, नॉट अ इश्यू, एक्सेप्ट कर लिया, पर उसको पैसा इंटरेस्ट को देना, उसके लिए सोर्सेज कहाँ से उठाना, दैट इज द क्वेश्चन। तो पैसा दे दिया उन्होंने, ले लिया इन द सेंस, फाइन, एवरीथिंग वाज गोइंग फाइन। अब ये पैसे की भरपाई करने के लिए फ्रांस गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज करने का सोचा, टैक्स इंक्रीज करने का सोचा मेड, क्योंकि डेली रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट, कोर्ट, आर्मी, गवर्नमेंट ऑफिसेस, पर पैलेसेस, ये सब डे टू डे एक्सपेंसेस निकालना, लोन लिया हुआ है उसका पैसा देना, तो उन्होंने ये सोचा कि वी विल इंक्रीज द टैक्स फॉर द पीपल। अब आई मुद्दे की बात, अब आती है मुद्दे की बात ये है कि बाई द फ्रांस के अंदर था फेडरल सिस्टम था। स्टूडेंट मेक इट वेरी क्लियर, ये फेडरल सिस्टम क्या था वो समझना है। आपके बराबर टेक्स्ट बुक में राइट हैंड साइड पे चार्ट सा दिया हुआ है। तो फेडरल सिस्टम ये सिस्टम था जहां सोसाइटी को 3 भागों में डिवाइड किया गया था, 3 भागों में, फर्स्ट एस्टेट, सेकेंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में कल्जीज, चर्च वाले पीपल, रिच, सेकेंड एस्टेट में नोबल्स, लैंडलॉर्ड्स, एंड थर्ड एस्टेट में जो बाकी आम जनता, पीजेंट्स, आर्टिशियंस, डेली वेजर्स, ठीक है, इंडस्ट्री वाले, कुछ मिडिल क्लास पीपल, ये सब टीचर्स, प्रोफेशनल्स, ये सब थर्ड एस्टेट में आते थे। तो आपको ब्लॉक दिया हुआ है। अब फर्स्ट फ्रांस में ये फ्यूडल सिस्टम में ये था, जब ये फ्यूडल सिस्टम चलता था तब ये था कि फर्स्ट और सेकेंड एस्टेट जो अमीर थे, जो प्रॉपर्टी ओनर थे, उन्होंने टैक्स नहीं भरना। ठीक है, वही उल्टा बात है ये कि जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे, जो एक्चुअली वेरी वो थे, उन्होंने टैक्स नहीं भरना, जबकि थर्ड एस्टेट जो वर्किंग क्लास एस्टेट था, उन्होंने टैक्स भरना। तो नेचुरली अगर टैक्स भरना होता तो इन दो टैक्स अगर इंक्रीज भी करते हैं इस कारण की वजह से, तो इन दोनों को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनको तो भरना ही नहीं था, भरना तो इनको था, फर्क इनको पड़ना था। अब पहले से ही ये बंदे जो थर्ड एस्टेट वाले थे, वो पहले से ही टैक्स में दबे पड़े थे,
ओके, फर्स्ट थर्ड एस्टेट वाले बंदे लोग जो थे वो पहले से ही टैक्स में दबे पड़े थे। उनको एक चर्च को टैक्स देना पड़ता था जिसका नाम है थीसिस, लिखा हुआ टेक्स्ट बुक में, एंड एक स्टेट को टैक्स भरना पड़ता था जिसका नाम है टेली, और उसके अलावा इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे थे। अब नेचुरली पहले एक टैक्स था चर्च का, दूसरा गवर्नमेंट को स्टेट को देने का, तीसरे सारे इनडायरेक्ट टैक्स भरना, अब ये चौथा प्लस होने वाला था, उनके ऊपर एक बर्डन आने वाला था। तो मतलब उनकी हालत ऐसे ही खराब होने की चांसेस बहुत बढ़ गई थी। अब एक और पार्ट है, इस बीच में एक पैराग्राफ है, एक ओल्ड रेजिम करके एक वर्ड लिखा हुआ है आपके बुक के अंदर, ओल्ड रेजिम। प्लीज ये वर्ड को लिख देना है क्योंकि ये बहुत बार एमसीक्यू में आया है। यहाँ आंसर इन वन सेंटेंस, व्हाट डू यू मीन बाय ओल्ड रेजिम? ओल्ड रेजिम मतलब द पीरियड ऑफ फ्रांस बिफोर 1779। जो फ्रांस में सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम था या जो भी सिस्टम था, तो वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इज कॉल्ड एज ओल्ड रेजिम। और ये ओल्ड रेजिम का सबसे मेन मुद्दा यही है कि द फ्रांस सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट। अगर आपको पूछेगा व्हाट इज फ्यूडल सिस्टम, FEUDAL, फ्यूडल सिस्टम, द सिस्टम इन विच द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू 3 एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट कल्जी पीपल, सेकेंड एस्टेट नोबल्स वाला, थर्ड एस्टेट तो जनरल मिडिल क्लास। तो ये 3 एस्टेट में जब सोसाइटी डिवाइड होती है दैट इज कॉल्ड एज फ्यूडल सिस्टम। ये फ्रांस में एग्जिस्टिंग था, काफी टाइम तक एग्जिस्टिंग रहा भी है। पर तो ये जब ये फ्रांस के ये व्हाट यू कॉल एज सिस्टम चेंज करने की बात आई, तो टैक्स इंट्रोड्यूस करने की बात आई, तो नेचुरली पीपल को कुछ प्रॉब्लम होनी है, क्योंकि प्रॉब्लम सफरर कौन था? हु वर द सफरर? पीड़ा उठाने वाले कौन थे? थर्ड एस्टेट, जो बेसिकली उनके पास कुछ था ही नहीं, क्योंकि वो 90% ऑफ पॉपुलेशन था। वो फ्रांस के अंदर थर्ड एस्टेट वाले 90% थे, और 90% में से बहुत ही कम लोगों के पास लैंड थी। बाकी 60% ऑफ लैंड जो थी वो रिच क्लास, कल्जी, चर्च, नोबल्स, रिच लैंडलॉर्ड, इनके पास थी लैंड। बाकी 30% लैंड थी वो इनके पास थी, जिसमें वो रहते भी थे और खेती भी करते थे। और फ्रांस में क्या था कि ये जो रिच पीपल थे, नोबल्स थे या कल्जीज थे या जो रिचेस्ट सोसाइटी थी, उनका मेन मुद्दा होता था कि पीजेंट्स को वो दबा के रखते थे। वो पीजेंट्स को, क्योंकि वो लैंड देते थे, वो लैंड देते थे, पीजेंट्स उस पर कल्टीवेट करते थे, और उस लैंड का हिस्सा भी उनको ही देते थे आधा, और खुद आधा रखते थे। तो दिस वाज द सिस्टम विच वाज, हमारे इधर भी जमींदारी सिस्टम थी, हमें भी पता है कि ये सिस्टम्स क्या है। अभी भी हम गाँव में देखते हैं, तो ठीक है भाई, लोन उठाई होती है, जमीन के ऊपर लोन ली होती है, तो नेचुरली प्रॉब्लम्स आते हैं। द सेम प्रॉब्लम्स विद पीपल ओवर देयर आल्सो फेसिंग। तो ये प्रॉब्लम फेस हो रहा था। उसी के बीच में एक और पंगा आ गया कि टैक्स इंट्रोड्यूस करना। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टैक्स इंट्रोड्यूस करने की बात की, और टैक्स अगर जब इंट्रोड्यूस करोगे तो पहले से जिसके ऊपर 3 टैक्स का बर्डन था, थेसिस, टेली और इनडायरेक्ट टैक्स, अब एक और टैक्स डालोगे तो बंदा जाएगा। हाँ, समझने की बात है कि अगर 3 टैक्स ऑलरेडी भर रहे थे, और वो बेचारे गरीब लोग थे, गरीब इन द सेंस डे टू डे काम करके अपना काम निकालने वाले लोग थे। ये ऐसे लोग नहीं थे कि भाई कि जिसके पास है पढ़ा लेके जा कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो है ही नहीं। वो बोलते हैं ना कि बारिश में आटा गिला, वो वाली हालत थी। तो इन दैट सेंस दे वर टोटली इन प्रॉब्लम। अब इसी टाइम पे फ्रांस की बात करूं तो देयर वाज अ स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। एक पैराग्राफ दिया है, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। स्ट्रगल टू सर्वाइव मतलब जीने के लिए स्ट्रगल करना पड़ा फ्रांस को। फ्रांस को नहीं मैं बोलूंगा, फ्रांस के 90% ऑफ पीपल जो थर्ड एस्टेट के थे, उनको सर्वाइवल, क्योंकि पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस एकदम राइज हो गया, 28 मिलियंस पहुंच गया। अंडरस्टूड बात है, पॉपुलेशन राइज होता है तो डिमांड फॉर फूड ग्रेन ऑल्सो राइज होती है। पर डिमांड ऑफ फूड ग्रेन जब राइज हुई, पॉपुलेशन राइज होता है, तो नेचुरली डिमांड फॉर फूड ग्रेन ऑल्सो राइज होती है। इसका साइमल्टेनियस इक्वेशन है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। पॉपुलेशन राइज तो फूड ग्रेन भी राइज हो रहा था। अब फूड ग्रेन राइज हो गया, फूड ग्रेन राइज करना था, पर फूड ग्रेन राइज नहीं हुआ। डिमांड फॉर फूड ग्रेन राइज हो गई, पर फूड ग्रेन का प्रोडक्शन राइज नहीं हुआ। अब जब प्रोडक्शन, कोई भी चीज का प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन नॉट मीट, ये डू नॉट राइज हुआ, ये कम हो गया। अब जब डिमांड ज्यादा है किसी चीज की और उसका सप्लाई कम है, प्रोडक्शन कम है,
तो नेचुरली उसके प्राइस ऊपर ही होगा। आप खुद भी समझदार हो कि अगर मार्केट में चार ही चीज पड़ी है और 5 लोग खरीदने वाले हैं तो मनमार्जी से उसका रेट होने वाला है। तो ये यही सेम केस हो गया इधर भी कि पॉपुलेशन राइज, डिमांड राइज हो गई, इसकी डिमांड राइज हो गई पर इसकी सप्लाई राइज नहीं हुई। डिमांड राइज हो गई पर सप्लाई राइज नहीं हुई, इसलिए प्राइसेस ऊपर चले गए। अब प्राइसेस ऊपर चले गए तो चलो, अगर प्राइसेस ऊपर भी चले जाते और लोगों की, जो थर्ड स्टेट के लोग काम करते थे, अगर उनकी सैलरी भी, वेजेस भी ऊपर जाती तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता इनको। अगर प्राइसेस राइज हो गया और मेरी वेजेस भी ज्यादा हो जाती है तो चलो मैं कंपनसेट कर लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि वेज बढ़ गया तो प्राइस बढ़ गया, चलता है। पर वेजेस डिड नॉट मीट द चेंज इन प्राइस। वेजेस फिक्स थे, वो उतने ही रह गए, उसका राइज नहीं हुआ। तो पीपल वे लिविंग द लाइफ सस्टेनेशन क्राइसिस। प्लीज अंडरलाइन द वर्ड, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है ब्रैकेट में, सस्टेनेशन क्राइसिस मतलब जीने के लिए दे वे टोटली कोलैप्स। इनकी हालत इतनी खराब हो गई कि दे हैव टू स्टे वेरी मतलब खाना खाने के लिए भी प्रॉब्लम, मतलब दे वर, you can easily say in the word कि they were malnutrition एक वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि उनको जो खाना चाहिए था उस तरह का खाना मिल नहीं रहा था, एंड फूड ग्रेन्स की डिमांड थी पर सप्लाई था नहीं। तो दिस वे द कंडीशंस ऑफ सब्सिडेंस क्राइसिस ऑफ इन फ्रांस। अब ये सब सिचुएशन चल रहा था। जैसे आपको मैंने पहले बताया कि फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनेगा व्हाई द ट्रेजेडी वाज एम्प्टी। सेकेंड आपका बनेगा स्मॉल क्वेश्चन ओल्ड रेजिम क्या है, फेडरल सिस्टम क्या है, टैली किसको बोलते हैं, लिवरी किसको बोलते हैं, थीसिस किसको बोलते हैं, ठीक है। दिस आर द इनडायरेक्ट टैक्सेस व्हिच आर चार्ज ऑन द थर्ड स्टेट। और फिर व्हाट इज सब्सटेंशन क्राइसिस और वो सब्सटेंशन क्राइसिस का सिचुएशन आया कैसे। दिस आई विल गिव यू इन द फॉर्म ऑफ नोट्स सो दैट यू कैन इजीली गो थ्रू इट। एक और बात बता दूं कि स्टूडेंट ये लेसन जो है और कुछ बातें जो मैं 9th के बच्चों को बताना चाहता हूँ वो है कि यू शुड रीड द लेसन, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। लेसन रीड करके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, ना कि रट्टा मारो। नेवर। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। देखो जैसे स्टोरी बता रहा हूँ मैं, एक स्टोरी सी है कि भाई 1774 में लुई 16 राजा बना, उसकी ट्रेजेडी एम्प्टी थी। एम्प्टी क्यों थी? क्योंकि ये कारण थे। उसके बाद ओल्ड रेजिम किसको बोलते हैं, फिर उसके बाद कौन से टैक्स लग रहे थे उनको, और सर्वाइवल सस्टेनेशन क्राइसिस क्या है। दिस मच पार्ट ओनली आई एम गोइंग टू टेक टुडे। पर इतना पार्ट भी तुमने अगर दम से कर लिया, बिकॉज स्लो एंड स्टडी विंस द वे। ऐसा जरूरी नहीं है कि पहली ओवर में ही मैं फास्ट बॉल डाल दूं। आराम से पेस पहले जस्ट गो थ्रू, अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग। अगर मेरी बात समझ में आ रही है, यू आर गेटिंग इट, यू कैन अंडरस्टैंड इट, तो 100% यू कैन अचीव इट। पर अगर मैं ब्ला 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 करते जाऊँ एंड यू आर वाइंड अप, सो एकदम इधर इंटरनेट सिस्टम रखा, यहाँ से सुना और यहाँ से निकाला, तो कोई फायदा नहीं है। तो स्मॉल पार्ट है, छोटा पार्ट है, यू हैव टू गो थ्रू इट एंड मेक इट क्लियर दैट ये पॉइंट एकदम आपके दिमाग में होना चाहिए। एनीवन एनी टाइम आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन में क्वेश्चन पूछे, बोलने का 1774 से स्टार्ट होता है, जो लास्ट तक तुम्हें एक स्टोरी के फॉर्म में याद होना चाहिए, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के फॉर्म में। दैट्स इट। आई विल सेंड यू द नोट्स व्हेनेवर यू नीड। थैंक यू वेरी मच।